हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, ठीक है ना। और जो आपने सपने देख रखे हैं 90 प्लस के, उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। और हमारे पास में आज का जो है ना लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर उन लेक्चर्स को देखिए और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए। सच में आपको बहुत मजा आने वाला है। हंसते खेलते मैं आपको सारी केमिस्ट्री सिखा करके जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपने सपना देख रखा है 95 प्लस का, तो वो सपना भी आपका पूरा होगा आने वाले समय में। बस आप भरोसा बनाए रखिए और मेरे साथ शिद्दत से मेहनत जरूर करते जाइएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास में है विलेयता या हेनरी का नियम, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखो, अगर आपको हेनरी का नियम पढ़ना है तो उससे पहले आपको विलेयता जरूर आनी चाहिए। अगर विलेयता नहीं आ रही समझ में ना, तो फिर थोड़ी तकलीफ बनी रहेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों कि आपको विलेयता अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और अगर विलेयता आपको समझ में आ गई ना, तो सच बता रहा हूं कि हेनरी का नियम आप हंसते हंसते खेलते खेलते सीख जाओगे, कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। और इस क्लास में आप बोर तो बिल्कुल होने वाले ही नहीं हो। फिलहाल शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे वो ये होगा हमारे पास में क्या, कि हमें विलेयता जो है ना टॉपिक उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। किसको पढ़ना है? विलेयता को, ठीक। और अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो फटाफट बोलिए जरा, विलेयता क्या होती है एक्चुअल में? बोलो, साथ में बोलो फटाफट और बताओ, हमको भी बताओ कि विलेयता होती क्या है। देखो यहाँ पर एक वर्ड छिपा हुआ है, विलेय और ता, घुलना, मतलब विलेय का घुलना। अब विलेय घुलेगा किस में, जरा सोचो। तो ध्यान रखना है विलायक में। ये चीजें बहुत पहले बातचीत हो चुकी है। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो थोड़ी समस्या हो सकती है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप देख कर क्या है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं कि विलेय क्या है विलायक क्या है ना। तो ऐसे समझ लो आप, विलेय का विलायक में घुलना क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है, ठीक है। बोले भैया क्या यही हम लोग एग्जाम में भी लिख देंगे जाकर के? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे। एग्जाम में कैसे लिखना वो नोट्स आप खुद बनाइएगा ना, मैं बोलूंगा आपको, समझाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है। लेकिन मोटी मोटी बात यही है ना कि विलेय का विलायक में घुलना, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। ये आप अपने लिए याद कर लो कि हमें कैसे इसको याद रखना। तो विलेय का विलायक में घुलना, ठीक है ना, विलायक में घुलना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है, ठीक है। विलेय का विलायक में घुलना क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा। बट ऐसे नहीं, हम आपको 3 बातें बता रहे हैं। देखो, मैं डेफिनेशन पूरी नहीं लिखूंगा ना कि मैं सारी चीजें लिखूं, तभी नहीं। लिखने वाला जमाना चला गया बेटा, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। रट्टा मारने वाला जमाना चला गया। अब रटने से ना तो केमिस्ट्री आती है ना ही कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, ठीक। मैं कहता हूँ सच में कि बस एक बार दिमाग लगाओ और सोचो, चीजों को फील करो। मैं कहता हूँ सच में आपको सारी चीजें यहीं पर तैयार हो जाएंगी, घर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए रटने वाला तो काम छोड़ दूं। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखो कि नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में नोट्स काम में आएंगे आपके, ठीक। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। फिलहाल अब हमने क्या बोला ना, तो आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। क्या कि आपको एक याद रखना, जो सबसे पहली कंडीशन होती है विलेयता की, वो होती है कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? निश्चित। तो आप बोलेंगे कि निश्चित ताप, ये तो पहली कहानी हो गई, ठीक है। अब इसकी दूसरी कहानी, और देखो हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, बस टेंशन मत लेना, ठीक। तो दूसरी चीज है, पहला चीज तो क्या हो गया? निश्चित ताप। और दूसरी चीज याद रखना आपको क्या, कि निश्चित विलायक की मात्रा, निश्चित, ठीक है ना, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, निश्चित विलायक की मात्रा। एक और छोटी सी बात याद कर लो, तीसरी कहानी और याद कर लो, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दूं नीचे ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब तीसरी बात क्या होगी वो याद रख लो थोड़ी सी ना। तो तीसरी कहानी ये है क्या, कि घुली विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा। बस यही तो कहानी है, होगी डेफिनेशन खत्म। इतनी 3 बातें याद रखनी है, ठीक। अब लिखना कैसे ये भी सुन लो ध्यान से। तो आप बोलेंगे क्या कि किसी निश्चित ताप पर, क्या बोलेंगे? किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। बस बात खत्म, ठीक। अब ये थ्योरी आपको लिखना एग्जाम में नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। बट ये छोटे छोटे तरीके होते हैं किसी चीज को समझने के। अगर आपको बेहतर तरीके से केमिस्ट्री समझनी है ना, रट्टा नहीं मारना, समझना है, तो आपको ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है। हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, निश्चित टेम्परेचर ले लो, निश्चित विलायक की मात्रा ले लो, ठीक। अब उस विलायक की निश्चित मात्रा में ना जितना मैक्सिमम, अधिकतम विलेय घुल जाए,
वही उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। बस बात खत्म, ठीक। अब इसको देखो जरा, मैं चित्र से समझाता हूँ आपको, ठीक, कैसे समझ में आएगा ना। फिलहाल देखो, थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान में रखते चलोगे ना, मैं कहता हूँ सच में सब कुछ यहीं पे सिखा के जाऊंगा, कुछ नहीं आपको घर में पढ़ना पड़ेगा ना। चलो ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपसे कहा क्या, ये आपके पास में हो गया एक बीकर, ठीक है ना। तो इस बीकर में आपने क्या करना है कि चलो ठीक, इसमें एक काम करो, विलायक ले लो, ठीक। विलायक कितना लेना अभी बताते मैं आपको, ठीक है ना। ऐसे बना लो पहले, ठीक। तो ये मान लो विलायक हो गया। अब विलायक लिया कितना आपने, माना कि यहाँ पर आपके पास में विलायक जो है ना वो कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। या 1 लीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें मान लो ना ध्यान से, ठीक है। ये आपके पास में हो गया मान लो पानी, ठीक। ये समझ लो, ये क्या हो गया आपके पास, पानी हो गया। और कितनी मात्रा लिया आपने, 1000 ग्राम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गई विलायक की निश्चित मात्रा। अब दूसरी कहानी कह रहा है निश्चित टेम्परेचर, तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि इसका जो टेम्परेचर है, आपको ध्यान रखना, जो तापमान है वो आपने कितना ले लिया, मान लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा। ऐसे नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो हमारे पानी का टेम्परेचर है, कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब आपने बोला कि यार एक काम करते हैं भैया, एक काम करो, शरबत बना के दिखाओ हमको। क्या बना के दिखाओ, शरबत, ठीक। ये गर्मी का मौसम है ना, ऐसा है ही मौसम ना कि आपको शरबत शिकंजी वगैरह पीना ही चाहिए, ठीक। अब इसको बनाना, जैसे तो हमने आपसे क्या कहा, एक काम करो भैया कि इसमें तुम सबसे पहले क्या डालो, चीनी डालो, थोड़ी सी क्या डाल दो, चीनी डालो, ठीक। अब आपने जो चीनी डाली, माना हमने चीनी डाली और वो कितनी डाली, 50 ग्राम डाली। मेरी बात को पहले बहुत अच्छी तरीके ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा। पहली बार में आपने चीनी कितनी डाली, 50 ग्राम, ठीक। बोले चीनी डाल दी 50 ग्राम, देख लो थोड़ी बहुत मैं डाल भी दूं ना, ऐसे करके ना, समझना, फील करना, ठीक है ना। देखो ये देखना, चित्र बनाना, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, बस आपका काम होता है उस चीज को फील करना ना। अगर आप अच्छे से फील करोगे तो हर एक चीज को समझ पाओगे कि सच में मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक। 50 ग्राम डाली आपने, घोला, घुल गई, कोई समस्या नहीं हुई, ठीक। फिर आपने पता चला कि यार टेस्ट करा, टेस्ट करने के बाद में महसूस हुआ कि यार ये तो मीठा ही नहीं लग रहा। अब अगर मीठा नहीं लग रहा है तो फिर पीने का फायदा ही क्या है ना। तो फिर आपने क्या करा, एक बारी और कोशिश करी, और कोशिश क्या करी कि इस बारी आपने चीनी जो है ना 50 ग्राम और डाल दी, ठीक है ना। कितनी चीनी डाल दी, 50 ग्राम चीनी और डाल दी, ठीक। अब जैसे 50 ग्राम चीनी आपने डाली तो फिर इसको घोला, और घुलने के समय में, ठीक, इसमें चीनी जो है ना वो पूरी नहीं घुली। बात को मेरी समझना जानते, पूरी चीनी नहीं घुली। अब आप भी ये चीज आप घर में करके देखना, थोड़ा सा पानी लेना, उसमें थोड़ी ज्यादा चीनी डाल देना और उसको घोलना, तो फिर वो चीनी पूरी नहीं उसमें घुलेगी ना। आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी चीनी नीचे बच जाती है। शरबत अगर आपने ढंग से बनाया तो उसमें थोड़ी सी चीज आपको समझ में आती है ना कि कुछ चीनी जो है ना वो नीचे बच जाती है, ठीक है। तो आपने जो, मेरी बात समझना, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीनी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे बैठ गई, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए ना, ऐसे चीनी जो है वो कहाँ बैठ गई, नीचे की तरफ बैठ गई आकर के, ठीक। अब एक छोटी सी मेरी कहानी को समझो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो ध्यान से। क्या कि इसमें तुमने चीनी पहले कितनी डाली, 50 ग्राम, दोबारा फिर से कितनी चीनी डाली, 50 ग्राम, ठीक। अब जो दोबारा जो तुमने 50 ग्राम चीनी डाली थी ना, उस 50 ग्राम चीनी में वो सिर्फ और सिर्फ कितनी ग्राम चीनी घुल पाई, 30 ग्राम चीनी घुल पाई। बात समझना मतलब, ठीक। अब मैं अगर टोटल घुली मात्रा बोलूं आपसे तो आप ध्यान रखेंगे तो ऊपर से 50 नीचे से 30, यानी कितनी हो गई टोटल, 80 ग्राम। यानी टोटल की अगर मैं बात करूं तो कितनी घुल गई, 80 ग्राम, ठीक। बाकी बच कितनी गई, तो बची आप बोलोगे कि जो नीचे बची हुई है चीनी ना, वो कितनी बच गई आपकी, 20 ग्राम बच गई, ठीक। यानी आपको यहाँ पर एक पैमाना समझ में आ गया होगा, एक कंडीशन समझ में आ गई होगी, वो ये क्या कि इस 1000 ग्राम पानी में, 1000 ग्राम पानी में 30 डिग्री टेम्परेचर पर आप मैक्सिमम जो चीनी घोल सकते हो उसकी मात्रा कितनी है, 80 ग्राम है। बात को समझने की कोशिश करो ध्यान से, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, आराम से समझोगे तो सबको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चीजों को कोशिश करो समझने की, क्या, ठीक है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, केवल मैं ऑटोमेटिक सबको सिखा दूंगा। देखो ध्यान से, तो आपने जो टोटल चीनी घोली वो कितनी घोली आपकी, 80 ग्राम, ठीक। बच कितनी की, 20 ग्राम। यानी कहने का जो मेन मतलब निकल करके आया वो ये आया कि अगर 1000 ग्राम अगर हम पानी लेंगे और अगर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो इस पर जो मैं मैक्सिमम चीनी की क्षमता घोल सकता हूं वो कितनी घोल सकता हूं, 80 ग्राम, ठीक। इससे ज्यादा अगर चीनी मैंने इसमें डाली तो वो क्या करेगी, उसी तली में बनी रहेगी, उसका शरबत बनने वाला नहीं है, ठीक। तो यही तो मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि विलेय का विलायक में घुलना, ठीक है, विलेय का विलायक में घुलना, यानी ये विलेय था वो विलायक में घुल गया, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब अगर निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की मात्रा में घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, यानी इस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा कोई हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये विलेयता का जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि नहीं साथियों, ठीक। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। चलो फिलहाल अभी हम लोग उसको निपटाते हैं वापस से। अब हम लोग क्या बातचीत करते हैं कि विलेयता को पढ़ना कैसे कैसे है, ठीक। तो ये भी समझ लो ध्यान से।
तो विलेयता को आपको दो तरीके से पढ़ना है, विलेयता को दो तरीके से पढ़ना। पहली क्या तरीका होगा, तो आपको ध्यान रखना है ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, ऐसे याद रख लो, ठीक। ठोसों की द्रवों में विलेयता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ये तो पहला तरीका हो गया। एक और तरीका आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब विलेयता को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, ठोसों की विलेयता जो है ना, वो द्रवों में जो विलेयता है ना, वो हेनरी के नियम के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ठीक। वो आपको जो सिखाएगा वो दूसरा वाला सिखाएगा, मतलब गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होगी, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक। ये यहीं से आपका जो है ना हेनरी का नियम बनेगा। अगर आपको दूसरी वाली विलेयता यानी गैसों की द्रवों में विलेयता समझ में आ गई, मतलब हेनरी का नियम आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, जीभ में रखो पेट के अंदर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो पहला टॉपिक हमने बनाया वो क्या बनाया कि हमें पढ़ना है किसकी, गैसों की द्रवों में विलेयता, सॉरी ठोसों की द्रवों में विलेयता। ये हमारा जो पहला टॉपिक हो गया, क्या कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों में विलेयता। ये टॉपिक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे फटाफट कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है ना। अब इसको समझो मेरी बात को पहले ध्यान से, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको समझना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ठोस है ये क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ये विलेय है, क्या है, विलेय, ठीक। देखो ना, ठोसों की द्रवों में, मतलब कोई एक ठोस पदार्थ लेना, उसको कहाँ पे बोलना है, द्रव में बोलना है। क्लियर करो बात को, ठोस पदार्थ लेना है, द्रव में बोलना है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो कह रहा ना ठोसों की द्रव विलेयता, यानी जो ठोस होगा वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो यहाँ पर आपको द्रव दिख रहे हैं, कोई भी द्रव होगा ना, वो जो द्रव होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, क्या होगा, विलायक होगा, ठीक। बस इतनी सी बात है, बस इसको याद कर लो, बाकी सारी कहानी आसान है कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, मतलब ठोस जो है वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो द्रव है वो क्या होगा, विलायक होगा। अब इसकी कहानी को समझो, इसको समझते कैसे हैं, ठीक। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या हमने अभी आपसे बोला था कि एक निश्चित टेम्परेचर, चलो फिर से एक बीकर बनाते हैं फटाफट, देखना ध्यान से ना, यही है बेटा पूरी केमिस्ट्री ना। ऐसे कटोरे में आपको मैं समझा दूंगा, ये पहला चैप्टर, यही एक कटोरे पे, ठीक है। ये कटोरा बहुत काम का है, ठीक है, जब कुछ ना हो तो लेकर के बैठ माफ करिएगा, ठीक है ना। चलो इधर देखो, ठीक, ये कटोरा हो गया। अब इस कटोरे में हमने आपसे क्या बोला कि करना क्या है, जरा मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक। अरे यार देखो, इस कटोरे में आपने क्या कर लेना है, पानी भरना है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी की कहानी अलग है, और इस चीज को समझने की कोशिश करना कि कितना पानी भी लेना है। ठीक, ऐसा ये पानी भर दिया, ठीक। अब पानी जो है ना वो टोटल आपको ध्यान में रखना है ना कि कितना लेना है। तो यहाँ पे पानी जो आप लेंगे वो कितना लेंगे, 100 ग्राम लेंगे। बात को समझना ध्यान से, कितना लेना है, 100 ग्राम लेना, ये याद कर लो। ठोसों की द्रव विलेयता पड़ रहा है, मतलब आपको देखो क्या करना है, 100 ग्राम पानी लेना, ठीक। अब इस 100 ग्राम पानी का मान लिया टेम्परेचर फिर से हमारे पास में कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक। सब बातें याद रखो थोड़ी थोड़ी सी, ठीक। यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक। बोले अब क्या करें, तो कुछ नहीं, आप इसमें क्या करो, तो चीनी घोलो, चीनी मत घोलो, ठीक। अब याद रखो थोड़ा सा, जब भी आपको क्या करना है, ठोसों की द्रव विलेयता पढ़ना, दो बातें याद रखनी है कि विलेय जो होगा ना वो आपका क्या होगा, नमक, ठीक है ना। इसको याद रखो, विलेय जो है वो क्या होगा, नमक होगा, क्लियर। और विलायक की जगह पे आपको क्या ले लेना है, पानी। बस ये दो बातें याद रख लो, ठीक। जब भी हम क्या पढ़ेंगे, ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ेंगे, तो विलेय हमें क्या ले लेना है, नमक, और विलायक क्या ले लेना है, पानी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अब अगर ये क्लियर है तो बड़ी आसान सी चीजें आपको तुरंत समझ में आएगा। पानी कितना लिया आपने, 100 ग्राम, ठीक। टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें नमक घोलना है, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि नमक कितना लेना है, तो नमक की भी मात्रा आपको ध्यान रखनी है। मान लो ध्यान क्या रखना है, ठीक। अब इसमें घोलो, जितना अधिकतम घुल जाएगा वही उसकी विलेयता बन जाएगी, बस बात खत्म, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, मैंने मान लो उसमें डाला पहले 10 ग्राम, घुल गया कोई समस्या नहीं, फिर हमने और डाला 10 ग्राम। बात समझना, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पहली बारी में आप क्या करो, 10 ग्राम नमक डालो, डाला, घोला, घुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर बोले यार एक काम करो, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, तो दोबारा फिर से आपने कितना लिया, 10 ग्राम लिया, बोले डाला, घुल गया, ठीक। उसके बाद फिर 10 ग्राम लिया, बोले अब वो 10 ग्राम तो घुल ही नहीं रहा, अब वो 10 ग्राम तो घुल ही नहीं रहा, ठीक। अब नहीं घुल रहा, इसका मतलब साफ है कि इसमें तुमने टोटल जो है ना वो कितना नमक घोलना है, 20 ग्राम।
कितना घोल देना, 20 ग्राम घोल देना, बस यही इसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। मतलब अगर हम 20 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में डालेंगे 30 डिग्री टेम्परेचर पर, तो इसको घुलने में कोई समस्या नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये घुल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो अब अगर यहाँ से आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है ना, ये मात्रक विलेयता का होता है। क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। मात्रक आपको ध्यान रखना है कि इस विलेयता का क्या मात्रक हो गया, ठीक। तो मात्रक आप याद रख सकते हैं ऐसे, क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ग्राम प्रति 100 ग्राम। क्या बोलेंगे, ग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर कितने ग्राम थी, तो 20 ग्राम, तो 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम। मतलब अगर आपने 100 ग्राम पानी लिया है तो उसमें आप आसानी से कितना, 20 ग्राम नमक को घोल पाएंगे, ठीक। ये हो गई ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब परिभाषा समझो ध्यान से कैसे बोलना है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला, पीछे जरा आ जाओ, वापस आ जाओ, क्या कि निश्चित ताप पर, तो बोलेंगे किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, क्या बोलोगे, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा कितनी अधिकतम होगी, 20 ग्राम, ठीक। तो क्या बोला, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय पदार्थ की या घुली ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, घुली ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की ठोसों की द्रवों में विलेयता कहलाती है। क्लियर हुआ, बहुत आसान चीज है, सच में आराम से याद कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी कहानी, विलेयता को समझने की, ठोसों की द्रवों में विलेयता को समझा कैसे जाए, ठीक है। और मात्रक भी याद कर लेना, ग्राम प्रति 100 ग्राम। क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब कैसे कैसे इसकी विलेयता को प्रभावित किया जा सकता है, इसको समझ लो, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्या कि जो ठोसों की द्रवों में विलेयता है, सच में ध्यान रखना है क्या कि ठोसों की द्रवों में विलेयता है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे ना वो क्या लिखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। अब ये जो विलेयता है ना, इसको कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, मतलब कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी, है कि नहीं, ये सारी बातें। तो इसको पढ़ने के 3 तरीके आपको मैं फटाफट सिखा दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। पहला तरीका आपको ध्यान रखना है क्या कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति, क्या याद रखना है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ठीक है। यानी कि विलेय और विलायक का नेचर कैसा है ना, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा, ठीक। अब दूसरी कहानी क्या है उसको समझ लो। तो दूसरी आपको ध्यान रखना है ताप का प्रभाव, क्या याद रखना है, ताप, यानी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा इस विलेयता पर, ये भी बताना पड़ेगा, ताप का प्रभाव, ठीक है ना। और इसमें आपको ध्यान रखना है तीसरी जो कहानी है, अब वो तीसरी कहानी आपको याद रखनी है दाब का प्रभाव। किसको याद रखना है, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग विलेयता यानी जो ठोसों के द्रवों में विलेयता ना, उसको कैसे कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं जरा फटाफट आगे। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। मैं अगर ना बोल पाऊँ ना कि यार स्क्रीनशॉट ले लो, तो भी आपको ये काम करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है और फटाफट नोट्स भी बनाते जाना। अगर यहाँ नहीं बना पा रहे हो ना तो एक काम करना, जब लेक्चर खत्म हो जाए तब बना लेना, ठीक। लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना ध्यान से। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, तो हमने आपसे बोला ना प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रभावित करने वाले कारक में जो पहला कंडीशन है वो यही है क्या कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ध्यान रखना क्या बोला गया है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ठीक है ना, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। क्लियर है कि नहीं, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, ठीक। अब मैं छोटी सी लाइन लिख रहा हूं, इस लाइन पे फोकस करना चाहती हूँ जरा ध्यान से। क्या कि समान समान को घोलता है, ये बात याद रख लो, समान समान को घोलता है, ठीक। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। केवल ये केमिस्ट्री के लिए नहीं, आपके जीवन में भी है कि नहीं, आगे चल करके आप भी शादी वगैरह करेंगे ना, या अभी से या अभी से किसी किसी का मन कर रहा ना कि यार मेरा भी कोई अच्छा सा सोना बाबू हो जाए ना, तो उस चीज को समझना ना, ये सब करने से पहले बहुत बार सोच लेना कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा ना आपसे कितनी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। इन सभी चीजों को सोचने के बाद में ये सारे काम करना, ठीक। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में आप जब शादी लायक हो जाएंगे, ठीक है, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको तब सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी है, ठीक। और ये लाइन जो है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाती है कि हमेशा ध्यान रखना साथियों कि समान समान को घोलने से मतलब है कि दोस्ती करना या शादी करना तो हमेशा बराबर वाले से लोगों से करना,
कुछ भी ऐसा मत हो कि थोड़ा भी ऊपर नीचे देखने को मिले, ठीक। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, आपने भी सुन रखी होंगी, हार्दिक पांड्या के बारे में, जैसे यजुवेंद्र चहल के बारे में, ठीक है। क्या लगता है आपको कि इनके पास में पैसों की समस्या कभी भी रही होगी क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके पास में ठीक ठाक पैसा है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत सारा है ना, लेकिन इतना है कि कोई भी लड़की इनके साथ में पैसे के मामले को लेकर के दुखी नहीं रह सकती, ठीक। लेकिन इनके बीच में फिर भी लड़ाइयां हुई और तलाक भी हुआ। मैं आपको ये ठीक है ना, हार्दिक पांड्या वाली जो कहानी है ना, ये मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन दूसरे चैप्टर में सिखाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, ठीक, जब मैं आपको सिखाऊंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। जब मैं आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा ना सेकंड चैप्टर में, तब मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगा, ठीक। फिलहाल इतना जान लीजिए कि समान समान को घोलने से मतलब हमारा ये है कि आपको दोस्ती भी करो, किसी से भी दोस्ती करो, कि नेचर जरूर मिलने चाहिए साथियों, ठीक। अगर आपके नेचर नहीं मिल रहे हैं ना, उस दिन से लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं, समझो बात को ध्यान से, ठीक। ये बात हमेशा याद रखना कि आपके नेचर मैच करने चाहिए उस इंसान से, ठीक। आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें मैच करनी चाहिए, ठीक। अगर जरा सी भी चीजें मैच नहीं कर रही ना, तो जीवन में इस मतलब बहुत तकलीफ आने वाली है आने वाले समय में, ठीक। हार्दिक पांड्या को देख लो, यजुवेंद्र चहल को देख लो, ठीक। ऐसे बहुत सारे कहानियां ना, आप अपने गांव मोहल्ले में भी देखना कि लोग कैसे कैसे कहानियां चल रही है, जिनकी नई नई शादियां हुई ना अभी हाल फिलहाल 2 4 5 महीने मतलब साल के अंदर, उनमें देखना कि कैसे कैसे उनका जीवन चल पा रहा है, ठीक है। अपने मम्मी पापा की एज को लेकर के मत चलो, ठीक। आने वाले जो है ना, अभी हाल ही फिलहाल जो बीता हुआ 4 5 साल है ना, ऐसे लोगों को देख लो, मम्मी पापा के जमाने में मत जाओ, क्योंकि उस समय तो जो है ना, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तो वो उस जमाने की बात मत करो। अभी फिलहाल जो बीते 5 6 साल हुए ना, इन सालों को लेकर के आप अगर देखोगे, तो आपके आसपास में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, भाभी भाभियां होंगी, चाचा चाचियां होंगी, ठीक है, जिनके बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही होंगी। तो ये चीजें समझो जरा, ध्यान देना, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो समस्या रही होगी, ठीक। अगर आप पंडित जी के चक्कर में पड़ जाओगे ना कि यार गुड़ मैच करने चाहिए, तो 3600 गुड़ मैच करने चाहिए ना, तो आप उसको 100 200 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे दिए ना, तो वो 36 के 3600 गुड़ मैच भी करा देते हैं ना, तो वो कहानी अलग है ना। गुड़ मैच करने से बेहतर है आपके मन मैच कर जाने चाहिए, बस, और कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक। तो मैं आपको एक बात लिख दी मैंने कि समान समान को बोलता है ना, इसकी कहानी को समझो। अब कहानी कुछ ऐसी है, जरा मेरे बात को ध्यान समझना, कि अगर मैं बात करूं विलेय, तो विलेय हमेशा ध्यान रखना 2 प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवीय प्रकृति का और एक होता है अध्रुवीय प्रकृति का, ठीक है ना। कैसा होता है? अध्रुवीय प्रकृति का। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब ये कैसे पहचाने कि ध्रुवीय या अध्रुवीय है ना, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है ना। ध्रुवीय अगर आपको समझना है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से, क्या, ठीक है ना। तो ध्रुवीय समझने के लिए आपको याद रखना कि उसके ऊपर चार्ज आपको कैसा दिखने लगेगा, प्लस या माइनस का। अगर किसी भी विलेय के अंदर, किसी भी ठोस पदार्थ के अंदर अगर आपको चार्ज प्लस या माइनस के कहीं से दिख जाते हैं, तो आप ये बात बोलेंगे कि वो कैसा होगा, ध्रुवीय प्रकृति का विलेय होगा, ध्रुवीय प्रकृति का ठोस होगा, ठीक। अगर आपको यहाँ पे प्लस माइनस के चार्ज नहीं दिखाई देते हैं, तो वो कैसा होगा, अध्रुवीय का। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए, जरा ध्यान देना साथियों। क्या कि अगर आपने नमक ले लिया, क्या ले लिया, नमक, ठीक है। तो अगर आप नमक को देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि नमक में सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का, और उसके बाद देखा क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। मोटी मोटी बात समझो मेरी बात को ध्यान से ना, कि विलेय यानी ध्रुवीय विलेय जो है वो क्या होता है, अध्रुवीय विलेय क्या होता है। तो प्लस माइनस का चार्ज दिखता है, तो आपको ध्यान रखना वो ध्रुवीय विलेय, जैसे यहाँ पर देखा नमक और क्लोरीन, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। इधर आ जाइए, इधर पे मैंने एग्जांपल में लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया चीनी ले लिया, ठीक है। तो C12H22O11, ठीक है। जहां जहां ये कार्बन सत्यानाशी दिखेगा, वहां वहां पर कभी भी आपको किसी भी प्रकार के आयन देखने को नहीं मिलेंगे, ना कोई धनायन देखने को मिलेगा, ना कोई ऋणायन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। ऐसे याद रख लो, थोड़ी थोड़ी मेरी छोटी छोटी बातों को ना ऐसे याद रखोगे, तो सच में ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में बात करूं थोड़ी सी किसको लेकर के, विलायक को लेकर के, ठीक। अब अगर मैं विलायक को लेकर के बात करूं ना, तो विलायक की भी 2 तरीके से कहानी होती है, कि विलायक भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? तो ध्यान रखो, ध्रुवीय और अध्रुवीय। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। क्या बोला? ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक। तो विलायक भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, ठीक। अब इसकी क्या कहानी है, इसको समझ लो जरा ध्यान से, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे जैसे तुमसे कहूँ ना, तो अब इसमें एग्जांपल समझो ना, वही कहानी इसकी भी है कि प्लस माइनस दिखेगा तो ध्रुवीय और नहीं दिखेगा तो अध्रुवीय, ठीक। तो मैंने एग्जाम्पल में बोला आपसे क्या, कि विलायक के रूप में आपने मान लो ले लिया जल, क्या ले लिया, जल। एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, तो जल ले लिया, तो जल को जब आप अलग अलग करोगे, तो आप देखोगे क्या, कि आपको H का प्लस मिलेगा और OH का माइनस मिलेगा, ठीक। मैं यहाँ पे अध्रुवीय में एक एग्जांपल ले देता हूँ, मैंने लिख दिया क्या, C6H6 यानी बेंजीन ले लो, तो बेंजीन कैसा हो जाएगा, एक अध्रुवीय विलायक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि अगर मैं ये कह दूं कि नमक को आप क्या करो, नमक को, यानी देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है, कि मैंने कहा आपसे क्या, कि नमक को लो और नमक को किसमें घोल दो, पानी में। तो क्या लगता है आप नहीं घोल पाओगे क्या?
आराम से घुल जाएगा साथियों। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि नमक भी कैसा प्रकृति का है? ध्रुवीय। और पानी भी कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है। मतलब दोनों समान है, और अगर दोनों समान है तो आसानी से घुल भी जाएंगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं आने वाली। ठीक है ना। अब दूसरा देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये अध्रुवीय। ठीक है, तो इस चीज को समझो। अब इसको अगर मैं कह दूं कि पानी में घोलो, भैया हमने तो देखा कि चीनी को घुलते हुए पानी में ना, तो ये गलत फहमी है साथियों आपकी कि चीनी कभी पानी में घुलती नहीं है। अब आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, जरा सोच करके देखो ऐसा कि चीनी को सच में आप पानी में घोल पाए हैं क्या? अगर ऐसा होता तो जरा सोचो, गन्ने में आपने देखा, गन्ना देखा ना सब लोगों ने, ठीक है, तो गन्ने में आपने देखा कि लकड़ी से भी चीनी को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, तो अगर वो घुल गई होती ना उसमें, तो क्या आप कभी उसको बाहर कर पाते क्या? मेरी बात को जरा सोचने की कोशिश करो साथ में ध्यान से, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझो। अब अगर आपने कहा कि भैया हम नमक को भी तो अलग कर लेते, नहीं, अगर नमक जाएगा ना अंदर जाकर के, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के दो मॉलिक्यूल भी तो बना सकता है। जैसे सोडियम प्लस का है यहाँ OH का माइनस का, तो वो अलग से क्या बना लेगा? NaOH बना लेगा। अब यहाँ पे देखो Cl कैसा है? माइनस का, H कैसा है? प्लस का, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। तो मेरी चीजों को समझने की कोशिश करो कि घुलने का मतलब ये नहीं कि आपने घोल दिया, दिखाई नहीं दे रहा मतलब घुल गया, नहीं साथियों। घुलने का मतलब होता है कि जीवन में कभी तुम उनको अलग कर ही ना सको। अब जैसे आपने Na प्लस लिया, यहाँ से OH माइनस लिया, दोनों को घोल दिया, घुलने के बाद ये क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। यहाँ से Cl माइनस लिया, यहाँ से H प्लस लिया, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। ठीक, क्या आप कभी भी ऐसा अलग कर पाओगे ना इन दोनों को? कभी नहीं कर पाओगे साथियों। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ना। आपने देखा कि यार जैसे मैं इसी जगह पे ग्लूकोज का भी फॉर्मूला लिख सकता था, है कि नहीं? ग्लूकोज लिख दिया मैंने, चीनी लिख दिया, ठीक है। एक नेफ्थलीन होता है C10H8, उसकी भी मैं कहानी कर दूं ना, तो बोले क्या करेंगे? घुलेंगे कैसे? नहीं घुलने वाले साथियों। मेरी बात को समझो जरा ध्यान से, ठीक है। अगर घुलना होता तो तुम जीवन में कभी अलग भी ना कर पाते, ठीक है ना। अब जैसे अपने मम्मी पापा के जमाने का ना, ये लोग ऐसे शादी में बने, ठीक है, जिन्होंने अपने मतलब अपने हस्बैंड का ना शक्ल तक नहीं देखी थी। मैं अगर मेरी मम्मी की बात करूँ ना, मैं मेरी मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी आपने, मेरे पापा थोड़े सांवले हैं, मेरी मम्मी बड़ी खूबसूरत सी है, प्यारी सी है ना, मेरे पापा जो है ना वो थोड़े सांवले हैं। तो मैंने मम्मी से कई बार ये बात पूछी ना, क्या कि मम्मी आपने पापा शादी कैसे कर ली, है कि नहीं? ये होता है बेटा, सोचने वाली बात है थोड़ी सी ना। तो मैंने पूछा कि मम्मी आपने पापा शादी कैसे कर दी? मुझे क्यों, मतलब मैंने कहा पापा इतने सांवले है ना, आपको पसंद कैसे आ गए ना? तो कहते पसंद वाली बात तो ऐसी रही बेटा कि मैंने आपके पापा की शक्ल, ठीक है, शादी के पहले कभी देखी नहीं थी। जिस दिन घर में बारात आई मेरे ना, तब मैंने देखा था, ठीक। और उस समय भी मैंने, अब क्या मना करना ना, घर वालों ने चुन लिया तो चुन लिया, ठीक है। तो जरा सोचो कि वो तो मतलब एक बहुत बड़ी बात हो गई ना उस चीज को लेकर के, ठीक। तो ये सारी बड़ी बड़ी कहानियां है थोड़ी सी ना, तो इनको भी ध्यान में समझने की कोशिश करो, हर चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी साथियों आपको, तो ये ध्यान रखना है। अब अगर आपने कहा जाए ना तो भैया करें क्या, जैसे मान लो अगर हमें चीनी को घोलना है तो क्या करें, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि जिसका धरती में कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। कहने को यही होता है ना कि जिसका धरती पे कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, एक नई कहानी आज से सुन लो ध्यान से, क्या कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका केमिस्ट्री में ये बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो कहीं नहीं घुल रहा है ना उसको पटक दो आकर किसमें? बेंजीन में। मैं सच कहता हूँ, ऑटोमेटिक आसानी से वो घुल जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई कि समान समान को घुलने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास में विलेय ध्रुवीय है तो वो विलायक ध्रुवीय में घुलेगा, और अगर आपके पास में विलेय अध्रुवीय है तो विलायक अध्रुवीय में घुलेगा। ये हो गई पहली कहानी, समझ में बात आ गई, ठीक। चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। देखो अब दूसरी जो हमने आपको सिखाया वो क्या सिखाया? दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया? ताप का प्रभाव। क्या पढ़ाया? ताप का प्रभाव, ठीक। अब ताप का प्रभाव कैसे काम करता है इस चीज को भी समझो जरा ध्यान से। तो ताप के प्रभाव के लिए आपको थोड़ी सी बातें सीखनी पड़ेंगी, ठीक। देखो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो किसका है? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है ना। अब ताप का प्रभाव क्या होगा इस चीज को भी समझो जरा ध्यान से, ठीक। तो ताप का प्रभाव का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या क्या कहानियां हो सकती हैं, ठीक है। तो याद रख लो साथियों यहाँ पर कि ताप बढ़ाने की दो कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? दो। अब दोनों कहानियों को अच्छे से याद करने की कोशिश करो मेरे साथ में। क्या कि अगर हमारे पास में ताप बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या क्या हो सकता है? तो दो कहानियां हो सकती हैं। आपको दो प्रक्रम याद रखने पड़ेंगे। एक होता है साथियों ऊष्मा शोषी प्रक्रम। क्या होता है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। और एक होता है ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम। क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक। ऐसे दो प्रक्रम आपको याद रखने पड़ेंगे, ऊष्मा शोषी प्रक्रम और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक। अब ऊष्मा शोषी प्रक्रम क्या होता है तो आपको एक चीज समझ में आ रही, शोषी मतलब क्या होता है? शोषण करना। अब किसी का शोषण करने से मतलब है किसी चीज को क्या करना? ग्रहण करना। तो जहां पर ऊष्मा ग्रहण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी प्रक्रम बोलते हैं, ठीक। और जहां पर ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, ठीक। मतलब आपको साफ है कि अगर आपने किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाया तो आप ये बात
बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऊष्मा ग्रहण हो रही है बाहर से, ठीक, तो आप याद रखना कि उसमें जो है ना कि विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ध्यान रख लो, क्या बोलेंगे कि विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रख लेना कि विलेयता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, ये मेरी छोटी छोटी बातें याद रखो, मैं अभी आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे दो बातें ध्यान रख लो। ठीक, अगर ऊष्मा जो है ना वो मुक्त होने लगी, क्या होने लगी, मुक्त होने लगी, तो ध्यान रखना हमेशा कि विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, घटती है। ठीक, ये दो बातें अच्छी तरीके से साथियों मेरी याद कर लो कि अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो ग्रहण होगा, और ग्रहण होगा तो विलेयता बढ़ेगी। ठीक, अब कैसे, जैसे मैंने आपसे कह दिया नमक, एग्जाम्पल समझो ध्यान से। ठीक है, मैंने कहा नमक। ठीक, अब हमने कहा कि नमक ले लिया आपने, मान लो NaCl, अब इसको किसमें घोलो, आप पानी में घोलो। ठीक, तो जैसे ही आप पानी में घोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या लगता है कि ये ऊष्मा ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, पानी गर्म होता है कि नहीं होता, बस इतना बता दो। अगर पानी गर्म हो रहा है मतलब उसने बाहर से ऊष्मा क्या करी है, ली। ठीक, आपने नीचे से आग लगाई तो पानी गर्म हुआ, अब गर्म हुआ तभी तो आप नमक कम किया, फिर धीरे धीरे नमक की मात्रा बढ़ाते रहो, घुलता रहेगा। समझो बात को, ध्यान से। ठीक, ऐसे ध्यान रखो। अब इस कंडीशन में आपने ऊष्मा क्या करी है, बाहर से ग्रहण करी। अब बाहर से ग्रहण करी है मतलब विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा मुक्त होना, मतलब कोई एक ऐसा काम करो जिसमें ऊष्मा क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जांपल में समझिए जरा ध्यान से कि आपने अगर NaOH लिया, क्या लिया, NaOH लिया, और इसको आपने किसमें घोला, जल में घोला, तो आप जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें ऊष्मा ग्रहण नहीं होती, इसमें ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। और जब जब ऊष्मा मुक्त होगी तब ये NaOH की मात्रा जल में कम घुलेगी। बात को समझो, और अगर कम घुलेगी तो विलेयता जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये बात ध्यान रखना। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक। अब हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है उसको समझो जरा ध्यान से। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया आपको, तो देखो दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं दाब का प्रभाव एक्चुअल में होता क्या है, दाब का प्रभाव। ठीक है ना, तो दाब का प्रभाव देखो फटाफट। ठीक, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव क्लियर है। चलो, दाब का प्रभाव समझना ध्यान से कि प्रेशर पे, अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या हो। ठीक, मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया ना, बढ़ाया जाए। ठीक, यानी अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या हो। ठीक, तो जरा मैं देखना ध्यान से। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बीकर बना के दिखाता हूँ आपको ना, जो हर बारी की तरीके से करते हैं। देखो साथ में, देखो फटाफट, देखो ये बीकर हो गया। ठीक, अब हमने आपसे कहा भाई पुरानी कंडीशन ले लो। चलो तो हमने क्या बोला इसमें कि आप पहले पानी भर लो। फटाफट आपने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। ठीक है ना, ऐसे अब पानी भर दिया। अब इसकी कंडीशन बना लो फटाफट, जो हमने शुरुआत में बनाई थी। कंडीशन में क्या बोला था, बोलो साथ में बोलो मेरे। तो कंडीशन में हमने क्या बोला था आपसे कि पानी कितना ले लेना है, 100 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी हमने कहानी बताई थी किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कितना ले लेना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हमने कहा इसमें तुम कितना घोल दो, 20 ग्राम घोल दो। तो बोले 20 ग्राम घोल दिया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो 20 ग्राम तो ऑटोमेटिक घुल जाएगा, क्योंकि विलेयता को पीछे सीख चुके हो ना। देखो वापस से देख लो जल्दी से, हमने क्या बोला था, इसमें टोटल कितना घोला आपने, 20 ग्राम घोला, घुल गया, विलेयता पल्ले पड़ेगी, ठोसों की तरह विलेयता ना। तो ये तो एक कंडीशन हो गई आपकी कि ठीक है इसमें तो इतना तो घुल ही जाएगा ना। तो 20 ग्राम आपने इसमें नमक डाला, तो वो 20 ग्राम जो नमक है वो आसानी से इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है ना, ये समझ लो। फिर उसके बाद आपने सोचा क्या कि यार एक काम करते हैं, 10 ग्राम और डाल देते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कभी घोल पाओगे क्या, नहीं घुलने वाला। बोले नहीं, अपन जबरदस्ती करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर दो कंडीशन बनेगी, बढ़ेगा या तो घटेगा, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। ठीक है ना, लेकिन ये दाब का प्रभाव है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक, अब जैसे आप यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे और इसके ऊपर से क्या करेंगे, दाब डालेंगे। क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो क्या लगता है आपको कि तुम इसमें नमक को घोल पाओगे, दबाए जा रहे हो, पानी को दबा रहे, बेटा घुल जाओ, है कि नहीं। क्या लगता है घोल पाओगे क्या, पूरा दिन लगेगा। और साथियों ना 1% यानी 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं घोल पाओगे इस तरीके से दाब बढ़ा करके। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ा करके घोल सकते हो ना, क्योंकि दोनों के दोनों जो है ना तो नमक ना ही पानी, दोनों के दोनों जो है ना वो कैसे हैं, असंपीड्य हैं। ठीक है, बात को समझो ध्यान से। अगर आपने नमक की बात ली, किसकी बात ली, नमक की बात ली, या आपने किसको देखा, पानी को देखा, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, असंपीड्य होते। कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अगर असंपीड्य है तो ये बात ध्यान रखो कि कभी उसको तुम दबा ही नहीं सकते हो। जिस चीज को दबा नहीं सकते हो ना, उसके ऊपर प्रेशर भी किसी काम का नहीं होता। आप नमक को दबाए जा रहे हो कि यार घुल जाओ ना, ऊपर से पूरी ताकत लगा दी आपने, जान लगा दी ना, नीचे से बीकर फट जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जाकर साथियों कि अगर तुम 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा, 20 ग्राम तो ऑटोमेटिक घुल जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो है ना 100 ग्राम पानी में 30 डिग्री टेम्परेचर पर 20 ग्राम नमक ऑटोमेटिक घुल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपने 10 ग्राम से एक्स्ट्रा नमक डाला, उसके ऊपर कितना भी दाब डालते रहो,
रहो, कितना भी दाब डालते रहो, 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं घोल पाओगे। क्यों नहीं घोल पाओगे? कारण ये है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, असंपीड्य हैं। ठीक, अब असंपीड्य का मतलब होता है जिसको दबाया ना जा सके। बोले भैया नमक को तो हम उंगली से नहीं दबा सकते, ये बात समझ में आती है, लेकिन क्या पानी को नहीं दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा पाओगे। बोले हम तो बहुत बार ऐसे पकड़ते हैं, देखते तुरंत दब गया। ठीक, दबा नहीं है, वो फिसल गया है। यही तो मूर्खता है कि तुमने दबाया, वो दबा नहीं। उसकी फितरत है किसी की मुट्ठी में ना आना। ऐसे तुम भी बन जाओ कि किसी की मुट्ठी में कभी मत आना ना, किसी को अपने कंट्रोल किसी दूसरे के हाथों में कभी मत देना। समझ में आ रहा? ठीक है, पानी का कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बात को समझो पहले जानते। ठीक है, उसको चलने के लिए अब किसी के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो खुद अपना रास्ता ऑटोमेटिक बना लेता है। ठीक, तो यही कहानी होती है कि जैसे तुम अपने मुट्ठी में पानी को पकड़ोगे और तुमने पकड़ा और बोले कि हमने दबा दिया, नहीं दबा दिया। ठीक, उसकी फितरत है कि वो किसी की मुट्ठी में कभी आता नहीं है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वहां से क्या जाता, फिसल जाता। अब तुम मूर्ख हो अगर तुमने ये बात मान ली कि तुमने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक, दबाया नहीं जा सकता, बात को समझो। ठीक, तो ये कंडीशन होती है बेटा क्या, कि नमक और पानी की दोनों के दोनों क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। किस चीज को लेकर के? तो ठोसों की द्रवों में विलेयता को लेकर के। ठीक, हमने बात करी थी आपसे क्या कि हम लोग दूसरी और पढ़ेंगे, गैसों की द्रवों में विलेयता। क्लियर है कि नहीं? फटाफट चलो देखते हैं। अब हम लोग बातचीत करते हैं किसको लेकर, गैसों की द्रवों में विलेयता को लेकर के। ठीक है ना, तो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, गैसों की द्रवों में विलेयता। बोलो साथ साथ में, गैसों की द्रवों में विलेयता, द्रवों में विलेयता। अब क्या करना है, गैस को घोलना है। किसमें घोलना है? द्रव में घोलना है। बात समझे नहीं समझे? ठीक, तो देखो अब गैसों की द्रवों में विलेयता का मतलब समझिए मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, कि अब यहाँ पर जो तुम्हारे पास में जो गैस है वो क्या होगा, तो ध्यान रखना, विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। ठीक, और जो यहाँ पे द्रव है वो क्या होगा, विलायक होगा। वही कहानी जो पीछे पढ़ करके आए हो ना, वही कहानी है बिल्कुल जो पीछे पढ़ करके आए हो। तो क्या मिलेगा, विलेय मिलेगा और क्या मिलेगा, विलायक मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। ठीक है ना, चलो फटाफट ध्यान रखना कि गैस जो है वो क्या होगा, विलेय, और द्रव जो होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक, अब इसको कैसे सीखते हैं, मेरा बात को समझ में आया। ठीक, अभी आपने पीछे पढ़ा, इस लाइन को पढ़ लो, बाकी मैं फिर से सिखा दूंगा। ठीक, इस लाइन को पढ़ो फटाफट। क्या पढ़ा था आपने, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या, कि 100 ग्राम में कितना घोला, 20 ग्राम घोला। बस यही इसकी भी कहानी है। क्या, कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली गैस की अधिकतम मात्रा, उधर में क्या पढ़ा था, घुली ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, इसमें क्या पढ़ लेना, घुली गैस की अधिकतम मात्रा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा बना बना करके ना, ऐसे समझ लो कि मैक्सिमम क्षमता कितनी थी, 20 ग्राम। अब इसमें अगर आपने 20 ग्राम मैक्सिमम है ना, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें अगर उसकी जगह पे क्या भर दिया जाए, गैस भर दी जाए, मान लो ऐसे बबल बना दिया मैंने, ये किसके होगा, गैस के बबल हो गए। ठीक, तो ये जो क्या बन जाएगी, गैसों की द्रवों में विलेयता। क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसका भी सेम कंडीशन होती है, ग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है ना, अब इसको वही काम है ना कि प्रभावित करने वाले कारक। अब जो बड़ी बात है वो क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये समझ लो जानते ना कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें पिछले आपने कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे ना, एक और पढ़ लो इस बार एक्स्ट्रा। ठीक है, चौथा देखो ध्यान से फटाफट। पहला देखा, तो पहले में आपको क्या करना है, उस चीज को समझो। तो पहला जो है ना वो क्या होगा आपके लिए, तो आप ध्यान रखें, गैस की प्रकृति। क्या बोलेंगे, गैस की प्रकृति। ठीक है, फटाफट समझते चलो, जल्दी से खत्म हो जाएगा, गैस की प्रकृति। ठीक, और दूसरा ध्यान रखना है आपको क्या, विलायक की प्रकृति। किसको याद रखना है, विलायक की प्रकृति। ठीक है ना, विलायक की प्रकृति। तीसरा क्या पढ़ाया था, बोलो फटाफट, सोचते चलो ध्यान से, ताप का प्रभाव। क्या पढ़ाया गया था, ताप का प्रभाव। ठीक है, और जो फोर्थ था, ठीक है ना, लास्ट वाला क्या था, दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का प्रभाव। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ फटाफट। ये हो जाएंगे प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, उस चीज को समझना है। चलो इधर देखो फटाफट। ठीक, अब हम लोग पहली चीज पढ़ते हैं, और वो जो पहली चीज है हमारे पास में वो क्या है, हमने क्या बोला आपसे, गैस की प्रकृति। क्या बोला गया, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति। ठीक है ना, अब बात को समझना पहले ध्यान से। अगर कोई एक ऐसी गैस मिल गई आपको जो पानी में घुली और उसने पानी के साथ में रिएक्शन कर ली, तो ये बात ध्यान रखना कि वो 100% क्या होगी, उस पानी में आसानी से घुल जाएगी। बात समझना। तो ये 2 तरीके से पढ़ते हैं कि अगर आयन बना, देखो ध्यान से, पहली कंडीशन दो, ठीक, ए नंबर कंडीशन दो। ठीक, अगर उसने क्या बना लिया, यौगिक बना लिया। क्या बना लिया, यौगिक बना लिया। घुलने के बाद ध्यान रखना, यौगिक बना लिया तो क्या बोलोगे, ज्यादा घुलनशील।
मैं ऐसी पॉइंट लिख लिख के बताऊंगा, ये मत समझना कि मैं पूरी थ्योरी लिखाऊंगा ना, कुछ नहीं, थ्योरी जैसा कुछ है, ठीक है, यही पॉइंट से बनेगी थ्योरी। ठीक, मैंने क्या बोला, अगर यौगिक बना लिया, मिलने के बाद, घुलने के बाद अगर यौगिक बना लिया मतलब ज्यादा घुलनशील है। ठीक, इसमें बी नंबर कंडीशन समझ लो। ठीक, अगर यौगिक नहीं बना, घुलेगी, अगर यौगिक नहीं बना, ठीक, नहीं बनाया, अगर यौगिक नहीं बनाया तो ध्यान रखना कम घुलनशील, घुलेगी लेकिन कम घुलेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो कम घुलनशील होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये 2 पॉइंट है, छोटे छोटे रट लो, रटना क्या, समझ लो, कैसे समझना, वापस आओ मैं समझाता हूँ। हम काय के लिए ना यहाँ पे देखो, केवल शांति से, इधर आ जा यार, काय डिस्टर्ब कर रहा। चलो फटाफट देखो, इसको ऊपर निकालते हैं ना। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, जैसे हमने आपसे कहा, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा कि गैस आप ले लो, मान लो अमोनिया, क्या ले लो, अमोनिया, तो अमोनिया गैस क्या होगी, NH3। अब हमने कहा इसको तुम किसमें घोल दो, जल में घोल दो। ठीक, अब जैसे ये जल में घुलेगी तो घुलने के बाद में यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण करेगी, उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक, देख लो, समझ लो, है ना। अब ये घुल गई, अब घुलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, आयनों में भी टूट जाएगी, तो NH4 में क्या मिलेगा, प्लस, और प्लस उसके बाद में OH के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का। मतलब समझो कि जैसे तुमने विलय के रूप में क्या लिया, अमोनिया गैस लिया, विलायक के रूप में आपने क्या लिया, पानी लिया, दोनों को घोला, घोलने के बाद यौगिक बना। अगर यौगिक बना तो ध्यान रख लो वो ज्यादा घुलनशील है। बात समझ में आ रही, ज्यादा घुलनशील है, मतलब अगर इस तरीके से अमोनिया गैस को जल में घोलोगे तो ऑटोमेटिक घुलेगी, जितनी डालोगे उतनी घुलेगी, क्यों, क्योंकि वो जल के साथ में अब क्रिया कर रही है। अगर नहीं करेगी तो थोड़ी समस्या होगी, और थोड़ी समस्या में क्या दिखेगा कि वो कम घुलनशील होगी। क्लियर है? देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, मस्जिद समझो ना ध्यान से, ठीक है, मैं क्या सिखा रहा हूँ, यौगिक नहीं बनाया तो कम घुलनशील। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया ऑक्सीजन ले लो, बहुत सारी कैसे लिख दूं मैं, ऑक्सीजन लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, हीलियम लिख दिया। ठीक, अब मैं कहूँ इन सबको, इन सब में से किसी एक को, ठीक है ना, किसी एक को उठा लो और बोला जल में घोलो, तो घुलेगी क्या, घुलेगी, बट यौगिक नहीं बनेगी। बात समझो, यौगिक नहीं बनाएगी, कोई यौगिक नहीं बनने वाला है यहाँ पे। अगर यौगिक नहीं बना मतलब क्या होगा, कम घुलनशील है। बस यही तो समझना है, यही तो समझना है। अब यहाँ से हर एक पॉइंट को साथियों बहुत अच्छी तरीके से समझना है, अगर आप हेनरी का नियम समझना चाहते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि हेनरी का नियम तभी पल्ले पड़ेगा जब आप गैसों की विलेयता को अच्छी तरीके से सीख लोगे। बात समझो ध्यान से। ठीक, तो आपने 2 तरीके सीखे, क्या कि अगर यौगिक बना लिया तो वो क्या कहलाएगा, ज्यादा घुलनशील होगा, और यौगिक नहीं बना पाया तो वो कम घुलनशील होगी। ठीक, इतनी सी तो बात क्लियर होगी नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट फटाफट पकड़ लो, हर एक चीज को ध्यान से सीखते चलो ना, मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ, मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका यहाँ पे ना, कि बहुत समय यहाँ पे बर्बाद कर लिया। अब हमने दूसरे में क्या बताया था आपको, विलायक की प्रकृति, क्या बोला मैंने, विलायक की प्रकृति। अब विलायक की प्रकृति का मतलब क्या होगा, तो विलायक की प्रकृति अभी आपने पढ़ा कि विलायक कितने प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, 2 प्रकार के विलायक हो गए। अब ध्रुवीय विलायक क्या हो गया, अध्रुवीय विलायक क्या हो गया, सबको पता, पीछे मैं सिखा चुका हूं, तो उसके बारे में ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है नहीं। समझदार हो, समझदारी दिखाओ, टाइम बचाओ, समझ रहे हो। चलो वापस आ जाओ। अब देखो ध्यान, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा, क्या कहा कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, अमोनिया लिख दिया, HCl लिख दिया। ठीक, ये जो गैसें हैं ना, ये जल में क्या बोलोगे आप, जल में, किसमें, जल में। ठीक, अत्यधिक घुलनशील है, क्या है, अत्यधिक घुलनशील है। ठीक, किंतु कार्बनिक विलायकों में कम, किन अत्यधिक घुलनशील, घुलनशील, ठीक है, इसको सही कर लो थोड़ा, घुलनशील, ठीक है ना, अत्यधिक क्या है, घुलनशील है। ठीक, अत्यधिक घुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, कम है। कार्बनिक विलायकों, विलायकों, कार्बनिक विलायकों में कम, कार्बनिक विलायकों में कम घुलनशील है। ठीक, अब इसका क्या मतलब हो गया। ठीक, अब ये नोट्स आपको बनाने हैं साथ में, ठीक है, मेरा काम नोट्स बनाने का नहीं है, नोट्स आपको बनाने, मैं सिखाऊंगा सब चीज, मैं पढ़ा के सब छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है, बस नोट्स बनाना काम आपका है। कैसे बनाते हो ये आपको समझना है। ठीक है, मैं सब कुछ बोलूंगा, सुन सुन करके आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने। ठीक, तो कार्बनिक विलायक का मतलब पल्ले पड़ रहा। अब कार्बनिक विलायक क्या हो गया, जैसे अभी आपने लिखा बेंजीन C6H6, मैंने कहा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कैसे हैं, कार्बनिक विलायक है। ठीक, अब इनमें से उठा करके चाहे अमोनिया ले लो, चाहे Cl ले लो, और इसमें पटक दो जाकर, 1% नहीं घुलने वाली। बात समझ नहीं, समझ रहे, ठीक है, नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुलेगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों गैसें जो हैं वो कैसी हैं, ध्रुवीय हैं। अगर ध्रुवीय गैसें हैं तो वो किसमें घुलेंगे, ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, जबकि ये विलायक कैसे हैं, अध्रुवीय। मोटी मोटी बातें हैं, मोटा दिमाग लगाओगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलो फटाफट देखते हैं आगे। अब तीसरा पॉइंट हमने आपको समझाया, क्या समझाया, फटाफट देखो, तीसरा बात समझो। ठीक है, ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ताप का प्रभाव। ठीक, अब ताप का प्रभाव क्या होता है, बोल के देखो, बोलो बोलो फटाफट। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए,
टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या फील करते हो, विलेयता बढ़ेगी क्या घटेगी? बोलो ना यार, मजा नहीं आता ऐसे ना, दिमाग लगाओ सोचो क्या हो सकता है। कभी चाय बनाए हो? अभी कहाँ इतनी जल्दी चाय बनाने लग गया ना, थोड़ा बड़े तो होने दो। और कितना बड़ा होना चाहते हो ना, इंटर में आ गए हो और कितना बड़ा होना चाहते हो ना। सुनो क्या कि अगर चाय कभी बनाई होगी तो ये चीज फील जरूर करी होगी, ठीक? नहीं बनाई तो सीखो, मम्मी से पूछो यार, दिन भर लगी रहती है ना, थोड़ा बहुत करा लिया, लड़कियां सब सुधर जाओ। पढ़ने के साथ साथ थोड़ी मम्मी की हेल्प करो, समझ आ गया? ठीक है, अगर यहाँ नहीं करोगी ना तो कहीं और जाकर के कहीं और ज्यादा गुनाह करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान देता सबको है कि नहीं? छप्पड़ फाड़ के देगा फिर। बात को समझो मेरी ध्यान से, ठीक है? अगर यहाँ पे कर लोगी थोड़ी मम्मी की हेल्प हो जाएगी, ठीक? अगर यहाँ से करना शुरू कर दोगी तो हो सकता है जहाँ जाओगी वहां कम करने को मिले, लेकिन अगर यहाँ नहीं कुछ किया, बोले ये तो अपना घर है, रंगबाजी में रहेंगे ना, तो फिर समझो कि भगवान करना तो उतनी ना सबके लिए बराबर हिस्सा भेज रखा काम का, कि तुम जीवन में धरती में जाके इतना काम करोगे ही करोगे, ठीक? यहाँ कर लिए तो वहां जाकर थोड़ा बच जाओगे, ठीक? अगर यहाँ बिल्कुल नहीं किया तो वहां बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, ठीक? इसलिए मम्मियों का हेल्प करना शुरू कर दो। चलो शुरू करते हैं, इधर देखिए ध्यान से, ठीक? ताप का प्रभाव। अब जैसे मान लो मैंने अभी फटाफट बीकर बनाओ ना, ये जो बीकर ना बड़ी काम की चीज है साथियों, ध्यान से देखो, ये बीकर जो ना बहुत काम की चीज है। अब मैंने कहा इसमें भरो, फटाफट पानी भरो, पानी भरा। अब क्या लगता है पानी में केवल पानी होता है? नहीं साथियों, इसमें घुली गैस, फटाफट घुली गैस होती है, ठीक? अब इसको नीचे से आग लगाओ, फटाफट आग लगाओ, जल्दी लगाओ, ठीक? मान लो ये चूल्हा, ठीक? इसको जैसे तुमने चूल्हे में रखा, जैसे चूल्हे में रखते हो तुम, आपको पता है ना अच्छी तरीके से क्या होना, बबल बनना शुरू होता है। भाई साहब जिसके नीचे से आग लगती है ना वो हमेशा कहाँ की तरफ निकलता है? ऊपर की तरफ निकलता है। बात को समझना है, ठीक है? जिसके नीचे आग लगी हो हजारों की स्पीड में ऊपर की तरफ चलता है, ठीक? जैसे रॉकेट देखा आपने कभी, पटाखे छुटाए ना, रॉकेट वाला पटाखा छुटाओ, उसकी जरा सी नीचे आग लगाओ, देखो कितने गुस्से में ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो अभी चंद्रयान 3 देखा था ना, जब उसको लॉन्च किया गया तो देखा आपने कि उसके रॉकेट में जब आग लगाएगी ना तो वो तो उसको लेके है कि नहीं? तो समझो ना, तो वही कहानी की जिसके नीचे से आग लगती है ना तो वहां से ऊपर से कहानी बदलती है। तो अब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से जो ना जिसमें गैस घुली थी वो धीरे धीरे करके भाप बन के यहाँ से क्या होती है, निकलना शुरू होती है। तो जरा सोचो, जो उसमें घुली गैस है वो अंदर नहीं टिक पा रही है ताप बढ़ाने पर, तो क्या लगता है कि बाहर से किसी गैस को अंदर घोल दोगे जाकर? क्या बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है घुलेगी जाकर? क्या जो अंदर खुद की गैस है वो वहां रुकना पसंद नहीं कर रही है, वो कहती भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम तो निकल लिए, हम तो जा रहे हैं, है कि नहीं? सोचो रहा, ठीक है? हम तो चले परदेसी, है कि नहीं? परदेस जाके परदेसिया, है कि नहीं? ऐसे समझो। तो ये जो ना बोले हम तो निकल लिए, हमारा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे ना, तो अब यहाँ से निकल, अब जो यहाँ पे रुकी हुई गैस थी, मतलब खुद की जो घुली गैस थी वो नहीं टिक पा रही है, तो क्या लगता है ताप बढ़ाने पर बाहर से कोई गैस में घुलेगी जाकर के? क्या नहीं घुलने वाली है। तो ध्यान रखो इस बात को साथियों, क्या कि अगर आपने ताप बढ़ाया तो जो गैसों की विलेयता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, सोचो, है कि नहीं? चीजें आसान है, मस्ती में सीखते सीखते सीखो, सब कुछ आराम समझ में आएगा, ठीक है? फटाफट आगे देखो, इसी में समझ लो अंदर चौथा पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट जो था आपका वो क्या था, बोलो फटाफट। दाब का प्रभाव, यही है हेनरी का नियम। दाब का प्रभाव, यही क्या है, हेनरी का नियम, ठीक? अब मैंने कहा इसमें इसी समझ रहा है, इसको हटा देते, ठीक? अब मैंने कहा यहाँ पे छोड़ो इसको, ये क्या कर दिया, अरे यार क्या हुआ, चलो वापस आ जाओ, ठीक है ना? ऐसे ये बीकर बना दिया, इसमें आपने क्या करा, पानी लिया, गैस घुली है, कोई समस्या नहीं है, ठीक? अब आप चाहते हो कि इसमें हम थोड़ी सी क्या करें, प्रेशर डालें और घोल दें। क्या लगता है घुलनी चाहिए गैस की नहीं घुलनी चाहिए? ठीक है, अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो तुम्हें कसम है इस बात की कि बताना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक इस समय गर्मी चल रही है ना, गर्मी चल रही, रोज कोल्ड ड्रिंक खुलवाते कि मम्मी आप 2 लीटर वाली मंगाओ, 1 लीटर वाली से काम नहीं चल पा रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो सोचो जरा ध्यान से, अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो ये बात कभी ना कभी फील जरूर करी होगी आपने कि जब उसको खोलते हो तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। तो क्या लगता है वो गैस पहले से ही किसी ने भर रखी है या उसी में बनी है? जरा सोच करके देखो, ठीक है? तो उसको किसी ना किसी ने भरा है, और अंदर गैस कैसे रुक सकती है, कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा तो सोचो कि अंदर अगर गैस वहां पर रुकी हुई है तो कैसे रुकी हुई है? भाई साहब उसके ऊपर किसी ना किसी ने बड़ा गजब का प्रेशर लगाया है, और वो जो गजब का प्रेशर लगाया उस प्रेशर की वजह से वो बेचारी बाहर नहीं हो पाई। भाई साहब जिसके ऊपर प्रेशर है
जिसके जिसके ऊपर प्रेशर है, या तो प्रेशर को ऑब्जर्व करना सीख लो, अगर नहीं कर पाए तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या कि अगर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया तुमने तो तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक तब बनती है जब वो प्रेशर को बर्दाश्त करके रहती है। आने वाले 6-7 महीने के लिए जरा सोच करके देखो कि उसके अंदर जब भी आप, और अगर आपने कहीं गलती से उसको थोड़ा सेक किया, हिलाया, और हिलाने के बाद खोला, फिर देखो कितना गजब का बवाल करती है। तो जो शांति से बैठा हुआ है, अगर उसको आपने डिस्टर्ब करा तो एक दिन वो बवाल खड़ा कर देगा। बात को समझने की कोशिश करो कि आज अगर आप शांत हो, शांति से पढ़ रहे हो, घर वालों की बातें सुन रहे हो, मोहल्ले वालों की बातें सुन रहे हो, रिश्तेदारों के ताने सुन रहे हो, तो सुनते रहो साथियों। लेकिन जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, जिस दिन तुम ढक्कन को खोले जाओगे, जिस दिन तुम्हारा ढक्कन खुलेगा, उस दिन आप बवाल खड़ा कर दोगे आकर के। मेरी बात को समझो, लोग जितना तुम्हें हिलाएंगे, जितना तुम्हें डुलाएंगे, और जिस दिन तुम खोले जाओगे उस दिन उतना ज्यादा बवाल खड़ा करोगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो बस अभी अगर आपका समय सही नहीं है, सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर आपका समय सही नहीं है, लोग ताने दे रहे हैं, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग जा रहे हो, जाओ कोचिंग, स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ो, सुबह शाम कितनी भी मेहनत कर लो, लोग आपको बोलेंगे कि यार ये लड़का क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये वो दुनिया भर की बात है। आप सुनते रहो, सुनते रहो, और उतना जो प्रेशर आ रहा है चारों तरफ का ना, उसको सोख करो और बर्दाश्त करके अपने पास में रखो। लेकिन जिस दिन वो तुमको हिला हिला के अंदर भर दिया तुम्हारे प्रेशर ना, उसको बर्दाश्त करते रहो। लेकिन जिस दिन वो ढक्कन खुलेगा, उस दिन सबको पता है कि एक बवाल खड़ा होने वाला है, एक भूचाल आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही भूचाल लाना है आपको क्या, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो साथियों मेरे साथ में मेहनत से लगे रहो, वो भूचाल जरूर आपके जीवन में मैं ला कर दिखाऊंगा, बस अपनी चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक, तो ये दाब का प्रभाव है ना। ठीक है, थोड़ा वीडियो मुझे लगता है लंबा होने वाला है, तो इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। दाब के प्रभाव को पढ़ करके ना, हेनरी का जो नियम है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। इतना थोड़ा ना मस्ती मस्ती सीखो ना, कम सीखो, प्रैक्टिस करो, मस्ती सीखो, मेरी बात समझो। ठीक, तो अब दाब का प्रभाव पढ़ते हैं। जरा मेरी बात समझना, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको फटाफट। ठीक, ये है एक, मान लो एक 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 नदी का किनारा है कि नहीं, नदी का किनारा है, ये नदी का किनारा है, वही नदी का किनारा है। ठीक है ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कोई नहीं आने वाली भाई साहब। अगर पढ़ लिख करके सक्सेस नहीं हुए ना, तो 7 समंदर क्या भाई साहब, घर की एक गली पार नहीं होगी, घर की दहलीज पार नहीं होगी तुम्हारे लिए। बात समझो लड़के, सब ध्यान से सीखो, है कि नहीं। कोई अब ऐसा नहीं है ना जो 7 समंदर पार करके तुम्हारे लिए आ जाए। ठीक, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या सुनना, दाब का प्रभाव समझाते हैं आपको। ठीक, इसमें एक मछली बना देते। ठीक, मेरी थोड़ी ड्राइंग गंदी है, उस चीज को थोड़ा सा अपने साथ समझ लेना कि मैं अगर इसमें मछली बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, ऐसे अच्छी बनी है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि मुझे इतनी अच्छा बनाना आता है कि नहीं। चलो ये आंख बना दी मैंने, थोड़े से दांत निकाल देता हूँ, बड़े भयानक दांत है इसके। ठीक, चलो जो भी है ना, अब एक काम करो, मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक, अब ये मछली जिंदा है ना, तो जिंदा रहने के लिए क्या है, बोलो, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, अच्छा किसी किसी मन में चल रहा भैया एक मुलाकात जरूरी है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। भाई साहब मुलाकात करना बड़े सोच समझ के करना, समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है, जरूरी है तो ऑक्सीजन। अब देखो क्या हुआ यार, इसको हटा देते थोड़ा सा ना, सुनना 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 मेरे साथियों, बहुत अच्छे तरीके ध्यान से सुनना। और एक बारी चलो देखो, ठीक, यहाँ पे घूम रही है क्या, ऑक्सीजन, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, समझना मेरी बात है। ठीक, ये क्या है, वायुमंडल है। ठीक, ऐसा समझ लो, ये क्या है, वायुमंडल है, ठीक है ना। और ये मान लो हमने सोचा थोड़ा सा कोई नदी है, क्या है, नदी का किनारा चंचल। चलो देखो, ठीक, अब ये हो गई नदी, और ये क्या होगी, वायुमंडल, और वायुमंडल में ये ऑक्सीजन घूम रही, खूब कायदे से घूम रही। ठीक, अब इसको जिंदा रखना है, इसको जिंदा रखना मछली को। ठीक, अब मछली को जिंदा रखे हो, और जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या लगता है, आप सिलेंडर भर के देने गए थे, लो मछली, जब तक मन तब तक खींचो, खत्म हो जाए तो फोन कर देना, हम फिर दूसरा सिलेंडर भिजवा देंगे। मैं सब गाँव के प्रधान है, ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं। बता देना, फोन कर देना, सिलेंडर पहुंचवा देंगे टाइम पे। ठीक है, पता चल रहा है पर लास्ट सांस ले रहे हैं, मछली लास्ट सांस ले रही है, तुम कॉल कर रहे हो, कॉल बिजी जा रहा है ना, अभी वो अपने बाबू सोना से लगा हुआ है। ठीक है, मछली कह रही प्लीज उठा लो, प्लीज उठा लो, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ ठीक है, खत्म, है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा हुआ क्या, या तो आपने ऑक्सीजन ली, चल अंदर पहुंचा देते हैं तो उसको ना, मछली मर रही बेचारी, ऐसा कभी करे हो क्या, ऐसा नहीं कर सकते ना।
तो ये सोचो ध्यान से कि मछली अगर जिंदा है तो इसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, सीधी बात है, मोटी बात है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन तुम देने गए थे क्या, या कोई सिलेंडर भिजवाया था तुमने, लो खत्म हो जाए तो फोन करना, ऐसा कुछ तो नहीं किया तुमने ना। तो कहानी समझो ना, यही तो प्रेशर की कहानी है, ठीक। अब आपको पता है ना कि यहाँ पे पानी है, तो पानी के पास में अपना खुद का एक प्रेशर है, उस प्रेशर को क्या बोलोगे, लिक्विड प्रेशर। क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर, ठीक है ना ये। और इसके बाद अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, तो ये वायुमंडल के पास में अपना खुद का एक प्रेशर है, जिसको तुम क्या बोलते हो, एयर प्रेशर। क्या बोलते हो, एयर प्रेशर बोलते हो, है कि नहीं। तो अब दोनों के पास अपना खुद का अगर प्रेशर है, दोनों के पास अपना खुद का अगर प्रेशर है, तो जरा सोचो जीतेगा कौन। ऊपर की तरफ देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ क्या लग रहा, लिक्विड प्रेशर लग रहा, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या लग रहा, एयर प्रेशर लग रहा। अब दोनों अगर प्रेशर बराबर होंगे तो क्या लगता है, कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला। जीतता वही, दंगल दंगल देखियो नहीं देखो, ठीक। अगर दंगल देखियो तो ये बात पता होगी ना कि जीतता वही जिसके दांव पेज अच्छे होते हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा होती है कि नहीं। तो अब यही कहानी इसमें भी है, ठीक है। तो नीचे से पानी लग रहा कि भैया हम नहीं आने देंगे ऑक्सीजन को, ऊपर से ऑक्सीजन के दिन हम अंदर जाएंगे जाएंगे, मछली मर रही बेचारी, जिंदा रखना उसको हमें, ठीक। तो दोनों अपनी कसमें लगे हुए हैं, ठीक है। एक ऊपर से ताकत लगा रहा है, नीचे ताकत लगा रहा, दोनों के पास बराबर ताकत है, तो कुछ होगा क्या, कभी कुछ नहीं होने वाला, बात समझो जाते, ठीक। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा आया ना कि इस जगह पे वादियों ने, हवाओं ने माहौल बनाया, हवाओं ने माहौल बनाया, और दुनिया भर का जितना भी एयर प्रेशर था वो यहाँ भी हवा पे डाला आकर के। बोले अब क्या करोगे ना, अब ये प्रेशर जो है, जो ऊपर की तरफ काम कर रहा था बेचारा, डर की वजह से दब गया नीचे, चित हो गया, ठीक है। अब इसने अपना पूरा भौकाल दिखाया, जब एयर प्रेशर ने अपना पूरा भौकाल दिखाया, तो जो गैस थी ऊपर टहल रही थी ना, अब वो गैस धीरे धीरे दाब बढ़ने की वजह से, साथियों मेरी बात को फील करो, ये मजाक मत लेना, ये छोटी छोटी बातें नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ये बात ध्यान रखो। अब जो ऊपर गैस थी, अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी आकर के, यहाँ पानी में घुलने लग गई आकर के, पानी में घुलने लग गई आकर के। और हमने आपको एक बात और पीछे पढ़ाई थी ना कि इसकी विलेयता कम होती है, ऑक्सीजन जो है वो पानी में कम घुलती है। अब आकर के यहाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक। जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब अमोनिया को तुमने किसमें डाला, बात सुनो, अमोनिया को जब तुमने किसमें डाला, पानी में, तो जो उसने क्या बना लिया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही तो बना लिया था। अब अगर यही होता यहाँ पे, अगर मान लो विलेयता, हमने आपसे क्या बोला था, क्या बोला था, पीछे याद करो फटाफट, देखो वो चीजों को, यहाँ पे आ जाओ साथियों, फटाफट देखो कहाँ है गैस 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 की विलेयता, क्या हुआ यार, मिल जा फटाफट, तो कहाँ है, हाँ ये देखो ये कम है कि नहीं, ये नहीं बनाया तो कम घुलनशील, ये सारी गैसें कम घुलनशील हैं, कम घुलती हैं पानी में, समझ लो बात को जाते। अगर ज्यादा घुलेगी तो ये हालात होगा। अब मान लो कि अगर ऊपर से ऑक्सीजन आती और पानी के साथ ज्यादा घुल जाती, ज्यादा घुलने का मतलब पानी के साथ वो कोई एक अलग से यौगिक बना लेती, तो क्या लगता है ये मछली जिंदा रह पाती क्या। मानो मेरी बात को, सुनो समझो, फील करो चीजों को ध्यान से। जैसे मान लो गैस इसमें घुली और घुल करके उसने पानी के साथ रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करने के बाद में उसने किसी एक यौगिक का निर्माण कर लिया, तो क्या लगता है इसको ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या, नहीं मिलेगी। यही तो फायदा है, यही तो। अब जरा सोचो उस भगवान के ऊपर, उस प्रकृति के बारे में सोचो कि कितनी लॉजिकल तरीके चीजों को बनाया है, समझो बात को, समझो ना कि कितनी लॉजिकल तरीके चीजों को बनाया है, कैसे केमिस्ट्री को सेट किया है भगवान ने, बात को समझो जानते, ठीक है। कि अगर कहीं ज्यादा घुलती तो कुछ और बना लेती, अगर कुछ और बना लेती ना, तो केवल मछली के जितने भी पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, वो कभी जिंदा रह पाते क्या, कभी नहीं रह पाते जिंदा ना। तो जरा सोचो उस प्रकृति के बारे में कि उसने कैसे कैसे चीजों को सेट किया है, एकदम से बड़ा मजा आता है ना उसके बारे में जब सोचते हैं ना। अभी हम कल आपको हिंदी का नियम सिखाएंगे, तो फिर से दाब का प्रभाव पढ़ाएंगे आकर के साथियों, ये बात समझो ध्यान से। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब जब दाब बढ़ाया जाएगा तब तब विलेयता बढ़ेगी, मतलब समझ रहे ना, जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाएगा तभी तो पानी अंदर घुला जा करके, यही तो है गैसों की द्रवों में विलेयता। गैस ऊपर घूम रही थी वायुमंडल में, दाब बढ़ा, नीचे घुस गई, नीचे का मतलब क्या है, घुल गई अंदर, अब अंदर घुल गई, बन गया माहौल पूरा का पूरा कि नहीं बन गया, ठीक। यही तो कहानी है, यही तो सीखना है, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो, और कमेंट भी छोड़ करके जाया करो यार, कुछ ना कुछ कर दिया करो, कमेंट क्या जाता है तुम्हारा ना, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है ना, पढ़ाना भी जैसा लगता है ना वैसा बोल दिया करो कमेंट में, क्या फर्क पड़ता है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा, आप कमेंट करिएगा साथियों, ठीक है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों कर लेना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को हंसते खेलते सीखना चाहते हैं इसी तरीके से ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्योंकि जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है ना साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक क्या होगा, हेनरी का नियम, ठीक है ना। चलो, जय हिंद।